हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 3 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले दो चर किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण के रूप में किस तरह से निरूपित किया जाता है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो और उसमें दो चर पाए जाते हों। ए से जेड तक में, ए बी सी डी में ए से जेड तक में कोई दो ही अक्षर या कोई दो ही चर आए, उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस तरह से दो समीकरण बनते हैं जिसको हम युग्म के नाम से भी जानते हैं। वो समीकरण एक्स वाई के पद में हो सकता है, ए बी के पद में हो सकता है, पी और क्यू के टर्म हो सकता है। इस तरह से जो भी समीकरणों का निकाय होगा उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे ये हमने दो समीकरण लिखा है, ध्यान दीजिए, इसमें दो चर हैं, एक x है और एक y। इसका मतलब ये दो चर हो गए। अब बाकी रही रैखिक समीकरण की बात। तो हमने रैखिक समीकरण के बारे में बताया, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिक से अधिक घात एक हो, न तो उससे ज़्यादा हो और न ही उससे कम हो, केवल एक घात हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और रही युग्म की बात, युग्म का मतलब होता है जोड़ा और जोड़े का मतलब होता है दो। तो ये दो समीकरण जो हमारे लिखे गए हैं, ये रैखिक समीकरण युग्म को भी व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण की डिफिनीशन हमने क्या दिया, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उन दोनों चर की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि जो चर की घात होनी चाहिए वो पूर्ण संख्या में भी हो और धनात्मक संख्या हो, तभी वह दो चर रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए, दो चर रैखिक समीकरण को कितने टाइप से आप हल करते हैं, उनको हम आपको इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां। सबसे पहला है ग्राफ विधि। ग्राफिकल मेथड। दूसरी है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है वज्र गुणन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरी विधि, चौथी विधि जो है हमारी, प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड।
और पश्चिमी विधि है। तुलनात्मक विधि। कंपैरिजन मेथड। देखिए, ये दो चररैखिक समीकरण को हल करने के कुल कितनी विधियां हैं? 5। देखिए, आपकी बुक्स में हो सकता है कि आप 4 ही पढ़ें, लेकिन ये भी जानते रहिए इसको हल करने की कुल कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ग्राफ विधि से किस तरह से दो चररैखिक समीकरण को हल किया जाता है, उसके बाद विलोपन विधि, उसके बाद बीजगुणन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि। हम 1 बाय 1 करके पांचों विधियों की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी दो चररैखिक समीकरण दिया जाएगा तो दोनों समीकरण में ध्यान कर लीजिएगा, दोनों समीकरण के लिए दो आप साड़ियां बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, x + y = 6, 2x + 3y = चलिए 12 ले रहे हैं। इन दोनों समीकरण को हमको हल करना है ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से हल करेंगे तब भी उसमें हमको किसका मान ज्ञात करना होगा? x और y का। तो क्या काम करना है, जो समीकरण दिया रहेगा, मान लेते ये समीकरण हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ऐसा दिया रहेगा तो आपको क्या काम करना है, या तो y का मान x के पदों में निकाल लेना है, या तो x की वैल्यू y के पदों में। जैसे हम दो टेबल यहां पर बनाते हैं इस तरह से, समीकरण 1 से ये x प्लस में उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y = 6 - x। ऐसे समीकरण 2 से भी कर लेंगे, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y = 12 - 2x। ध्यान करें y के साथ 3 गुणा है और ये 3 गुणा इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ये हमने टेबल इस तरह से समीकरण को एज्यूम कर लिया, इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। तो क्या काम करना चाहिए, ऐसे दो टेबल बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं यहां पे। एक जगह x का मान लिखना है और दूसरी जगह y का जो मान लिखना होगा वो x के पदों में। तो ध्यान कीजिए, समीकरण में क्या काम करना चाहिए, एक बार x की वैल्यू 0 रखकर y का मान निकाल लेते हैं और अगले स्टेप में y का मान 0 रखकर x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम x का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं तो कन्फर्म सी बात है y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 6। इसी तरह से अगर हम y का मान 0 रख देते हैं तो x का मान कितना मिल जाएगा? 6। अब क्या काम करना है, ये तो हमारी पहली सारणी, ये सारणी हमारी फर्स्ट हो गई, और हमारी सारणी जो फर्स्ट मिली है वो किस समीकरण को हल किया है? y = 6 - x। इसी तरह से दूसरी भी टेबल हम बनाएंगे। ये x की वैल्यू हुई y = 12 - 2x/3। उसी तरह से एक बार अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रख देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 12 में 3 से भाग करेंगे तो y का मान 4 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, जब y का मान 0 रख देते हैं तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी? 6। ये हमारी टेबल मिल गई। अब क्या काम करना है,
इस पर ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं या खींचते हैं वो ध्यान दें। जैसा कि पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि चतुर्थांश कैसे बनता है। ऐसे हम दो रेखाएं खींचेंगे, एक को आप x कहते हैं और दूसरी होती x डैश, ये y होता है और ये होता है y डैश। ये धनात्मक दिशा होती है, ये भी धनात्मक दिशा होती है, ये ऋणात्मक दिशा होगी, ये भी ऋणात्मक दिशा। पहले हम साढ़े फर्स्ट पे चलते हैं। ऐसा टेबल जो जिसमें x की वैल्यू तो 0 है बट y का मान कितना 6 है, इसका मतलब y अक्ष की धन दिशा में यह 6 इकाई की दूरी पर है और इंटरसेप्ट हमेशा समान इकाई के लेने चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 और ये 6। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए, इसमें x की वैल्यू तो 0 है बट y का मान 6 है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, उसके बाद y का, जिसको आप कहते हो भुज और कोट। तो पहले भुज का मान लिखा होता है, फिर उसके बाद कोट का, और इंग्लिश में आप कहते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले एब्सिसा की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद ऑर्डिनेट की। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है वाई एच की धन दिशा में 6 इकाई की दूरी पर स्थित। इसी तरह से आगे आ जाते हैं, अगर x का मान 6 है तो y की वैल्यू 0 है। चलिए जब y की वैल्यू 0 है इसका मतलब x अक्ष की धन दिशा में 6 इकाई की दूरी पर स्थित होगा। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये B है और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 6,0 हो जाएगा। क्यों? इसमें x की वैल्यू तो है लेकिन y की वैल्यू नहीं। अब A को B से हम मिला देते हैं। A को B से हमने मिला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी टेबल जो हमारी है उसमें दूसरे टेबल में भी दिख रहा है कि x की वैल्यू तो आप एक वैल्यू x की ऐसी है जिसमें x का मान 0 है बट y का मान 4 है। और चौथा पॉइंट कहाँ पर होगा उसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये चौथा पॉइंट यहाँ पर होगा और अगला पॉइंट जो x की वैल्यू 6 है वो तो इसी पर रहेगी। तो क्या काम करना है, अब ध्यान दें, दोनों लाइनें किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइनें किसी एक बिंदु पर नहीं कट करती हैं, तो इन पर जो हल होगा वो अपूर्ण होगा, अर्थात ए बी, और इस पॉइंट को अगर हम सी मान लें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0, कितना हो जाएगा 4। अब अगर ये लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट कर देती, किसी भी पॉइंट पे कट कर देते, तो ये कंफर्म हो जाता कि जो प्रतिच्छेद बिंदु, मान लेते इस पॉइंट पर कहीं भी कट करते, x को यहाँ से मिला देते, y को इस अक्ष पर मिला देते, और दोनों लाइन को मिलाने पर ये ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिला। जो पॉइंट मिलता वही हमारा प्रतिच्छेद बिंदु होता और वही उस समीकरण का हल होता। तो हमने बताया प्रोसेस आपको इसी तरह से करना है। जो समीकरण मिलेंगे y का मान x के पदों में करके एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, दूसरी बार y का मान 0 रखकर ऐसे हल कर लेंगे। अगर जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर रही हैं तो वहाँ आप कहेंगे कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। जहाँ पर कट करते हैं चिन्हों को समान दूरियों के अनुसार आप मिलाएंगे, जहाँ पर मिलेंगे वही रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वही उसका अभीष्ट हल होगा। अब अगला देखिए, अभी तो पहला स्टेप, अभी 4 बाकी हैं। समीकरण को हल करने के भी 4 विधियां बाकी हैं। अभी मैं आपको केवल एक विधि पढ़ाया हूं। अब दूसरा आता है विलोपन विधि। देखिए दूसरा आता है विलोपन विधि।
देखो, इस विधि के अंतर्गत जो दोनों दो चर रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक चर को आपको विलुप्त कर देना है, विलोपन कर देना, गायब कर देना है। वो आपको जरूरत पड़ने पर दोनों समीकरण में, या जरूरत नहीं तो एक ही समीकरण में किसी एक चर को गुणा अथवा भाग करके बराबर कर लेना चाहिए। अगर जो बराबर है, जिस चर को आप दोनों समीकरण में बराबर किए रहते हैं, तो ध्यान कीजिएगा, उसके बाद उस चिन्ह को ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों जिसको आप बराबर किए रहे हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दोनों समीकरण में जो चर रहेंगे, अगर जो बराबर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर दोनों चिन्ह प्लस में हैं, तो ध्यान कीजिएगा, कट करने के लिए उस पर आप क्या करेंगे, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। अगर दोनों माइनस हैं, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, जोड़ का लगाएंगे, सॉरी, अगर दोनों माइनस है तब भी आप घटाएंगे। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, या पहला प्लस है दूसरा माइनस है तब भी जोड़ दीजिएगा। इस तरह के ये चिन्हों को आप ध्यान रखिएगा। जिसको आप बराबर किए रहेंगे, उसमें ये चारों कंडीशन जहाँ भी अप्लाई होगी उसको आप लगाइएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप गुणा कीजिएगा, भाग कीजिएगा। किसी एक समीकरण में भी हो सकता है, दूसरे समीकरण में भी हो सकता है। ज़रूरत नहीं है केवल एक समीकरण में आप कीजिएगा, ज़रूरत है तो दोनों समीकरण में कीजिएगा। एक समीकरण से एक चर का जब मान आप निकल जाएगा, वही आप उस समीकरण का मान उस चर का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, दूसरे समीकरण का मान मिल जाएगा। इस तरह से विलोपन विधि आप हल करेंगे। और तीसरी विधि जो हमारी बचती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। देखिए, वज्र गुणन विधि के अंतर्गत दो समीकरण जो दिए जाएंगे, उनको आप इस तरह से क्वेश्चन में जो लिखा रहेगा, यही ध्यान दीजिएगा। जो राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर बराबर में है तो ये कन्फर्म हो जाइएगा, उसको बराबर करके राइट हैंड साइड में ऑलवेज 0 करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x + 3y = 6। अगर इस तरह से क्वेश्चन में है, जरूरी नहीं किसी तरह का क्वेश्चन हो, मेरा कहने का मतलब है जो बराबर दिखेगा उसको आप बाईं तरफ पक्षांतर करके दाहिनी तरफ 0 के इक्वल कर लीजिए। चलिए, अगर ये +6 है, उस तरफ आएगा, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये -6 = 0। अगर इक्वेशन में 0 राइट हैंड साइड में है तो और अच्छी बात है, तो आपको पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा समीकरण है 4x + 5y + 9 = 0। अगर ऐसा समीकरण लिखा रहे और आपको हल करना हो किस विधि से, वज्र गुणन विधि से, ध्यान कीजिए। बच्चे हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि सर वज्र गुणन विधि बहुत टफ है, लेकिन मैं ऐसा आज आपको पढ़ाऊंगा, कोई फार्मूला आपको यूज नहीं करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की कोई चर्चा नहीं करनी है। केवल जो मैं बता रहा हूँ उसी पे ध्यान दीजिएगा। जो आप कहते हैं इतना टफ होता है, इतना आसान आज से लगेगा कि आप कहेंगे वास्तव में बहुत ही आसान है। चलिए, तो क्या काम करना होता है, सबसे पहले ऐसे वैल्यू हम लिखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ऐसे सम में सिंबल बना लीजिएगा। ध्यान कीजिएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जो दूसरा फंक्शन बीच वाला होता है ये माइनस होता है। तो आप समझिए ये आपके लिए फार्मूला बन गया। इसी तरह से वज्र गुणन विधि के जो क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले ऐसे आपको लिखना होगा। अब x की वैल्यू जो हमको लिखनी होगी, तो आप क्या काम करना, दोनों समीकरण में जो x के गुणांक हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा। तो जो वैल्यू बचती है, आप हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे आप हाथ मिलाते हैं तो आप दाहिना हाथ दूसरे व्यक्ति से समझिए, इसे हम उससे बाएं से मिलाएंगे। दाहिना अगर आपका होगा तो उसका भी दाहिना होगा, तभी आपका मिलेगा हाथ। तो एक व्यक्ति अगर ये 9 हो गया तो दूसरा व्यक्ति y के साथ जो गुणक के रूप में है वो 3। तो दाहिना हाथ इसका होगा तो दाहिना हाथ इसका होगा, तभी आप जाके एक दूसरे से मिलाएंगे। गुणा करने का मतलब हुआ ये तो दाहिना हुआ, लेकिन अगर सामने इसके आदमी खड़ा होगा तो ये बाईं साइड खड़ा होगा। तो हमको गुणा करने का जो क्रम होगा हमारा, हमेशा दाहिने से बाएं में, फिर माइनस बाएं से दाएं में गुणा करेंगे।
चलो 9 में 3 का गुणा कर देते हैं तो ये 27 हो जाएगा। फार्मूले में हमारा माइनस होता है, फिर उसके बाद माइनस, लेफ्ट से राइट में गुणा करेंगे, यानी बाएं से दाएं में गुणा करेंगे। ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस, और 5 में 6 का गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा। जो प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई किए सेम उसी तरह से। अब अगर हमको y का कोफिशिएंट छोड़ देना होगा, 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना ये 18 हो जाएगा। फार्मूले का माइनस होता ही है, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 4 में 6 का गुणा कर देंगे, 4 छंग 24। अब देखिए इसमें तो x और y थे, बट इसमें कहीं भी x और y नहीं आया है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसको ऐसे रहने देना। अब गुणा करने का जो क्रम जैसे यहाँ होता है, अब इस पूरे पद को आप अचर पद को छोड़ दीजिए, गुणा करने का क्रम उसी तरह। 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। फार्मूले में होता माइनस, दाएं से बाएं में गुणा करने के बाद ऑलरेडी माइनस लगाइएगा। उसके बाद 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा। चलिए जोड़ घटा दिया जाए, 30 और 27 आप जोड़ देते हैं तो ये 57 हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस वाई, 24 और 18 आप जोड़ देते हैं तो ये 42 हो जाएगा। 8 4 12 का 2, 2 1 3 और 1 4। इसी तरह से अगर 10 में 12 घटा देते हैं तो ये मिल जाएगा 1/-2। इस तरह क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा, एक बार फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद एक बार सेकेंड एंड लास्ट टर्म को लेना है। एक बार पहला और अंतिम पद लीजिएगा, तो पहला पद है x/57, और दूसरा जो सबसे लास्ट वाला पद है वो 1/-2। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 2x -57 हो जाएगा। 2 गुणा उस तरफ जाएगा, भाग हो जाएगा, x -57/2। अब ऐसे सेकेंड और लास्ट टर्म को देखा जाए, -y/42 -1/2। ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 2y = 42। इसको काट दिया जाए, 21 दूना 42, तो y = 21। अतः x की वैल्यू -57/2 और y की जो वैल्यू मिलेगी वो 21। इस तरह से बीज गुणन विधि द्वारा दो चर रैखिक समीकरणों का हल संभव होता है। इतना आसान सा स्टेप है। ऐसे फार्मूला पहले लिख लीजिएगा, यही काम कीजिएगा। पहले हमको दाएं से बाएं गुणा करना है, फिर माइनस बाएं से दाएं में गुणा करना है। जब आप जोड़ने घटाने की क्रिया कर लीजिएगा तो एक बार पहला और तीसरा पद लीजिएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, एक बार दूसरा और तीसरा पद लीजिएगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी। अब चौथा जो है आपका वो प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में से किसी एक समीकरण से या तो x का मान y के टर्म में रख लेते हैं या तो y का मान x के टर्म में रख लेते हैं और वही मान दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं। चलिए, प्रतिस्थापन विधि में हमने बताया किसी एक समीकरण से कोई भी मान, या तो y का मान x के पदों में निकाल लेंगे या तो x का मान y के पदों में। जो मान आप निकालेंगे वही मान दूसरे समीकरण में रखेंगे, एक चर का मान मिल जाएगा। जब एक चर का मान मिल जाएगा, वही चर का मान चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा और चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिएगा, दूसरे चर का मान आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। और जो पांचवी विधि है वो पांचवी विधि हमारी है तुलनात्मक विधि। ये आपके सिलेबस में नहीं, तब भी आप जानिए, मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के। कंपैरिजन मेथड। उसी तरह से इस विधि के अंतर्गत भी दोनों समीकरण में, जिस समीकरण में अगर x का मान y के पदों में ज्ञात किए हैं पहले समीकरण से,
तो दूसरे समीकरण में भी y का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए, और पहले समीकरण से भी x का मान और दूसरे समीकरण से भी x का मान। जब आप दोनों को बराबर कर देते हैं तो उसमें किसका मान मिल जाता है? y का मान। जब y का मान मिल जाता है तो वही y का मान आप किसी समीकरण में रख देते हैं तो उसमें x की वैल्यू ज्ञात हो जाती हैं। तो दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की कुल कितनी विधियां हमने पढ़ाया? 5। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 चलेगा, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा पहली मेथड ग्राफ विधि से दो चर रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगा।